हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू डिकोड ईको विद एकता। क्या आप सब रेडी हो इको के फंडों के लिए? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। हाँ जी, सो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ ऑफ 8 मार्क्स। ओके, ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का आता है एंड ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो शुरू करते हैं। अगेन आई हैव हैंडपिक्ड 5 questions which we are going to solve, and also at the end of the class I would even tell you all the other topics which you should pay attention upon. Okay, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। The value of APS can never be greater than 1. Give one reason to support your answer. So APS guys क्या होता है? APS होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विच इज S by Y, कि आप कितना प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव कर रहे हो, दैट इज APS, राइट। अब आपको पता है कि इंसान जो भी इनकम कमाता है उसका कुछ प्रपोर्शन कंजम्पशन पे जाता है और कुछ सेविंग्स पे जाता है। ये हमने पूरे चैप्टर में सीखा था ना कि इंसान अपना पूरा इनकम सेविंग्स पे ही डिवोट नहीं करता, कुछ पार्ट ऑफ द इनकम कंजम्पशन पे, कुछ पार्ट ऑफ द इनकम सेविंग्स पे वो डिवाइड करके रखता है, राइट। तो इसका मतलब है कि कभी भी सेविंग्स क्या इनकम से ज़्यादा हो सकता है या कंजम्पशन तो चलो फिर भी हो सकता है, बट क्या सेविंग्स इनकम से कभी भी ज़्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द इनकम इज ऑलवेज कंज्यूम्ड। सो दैट इज़ वाई सेविंग्स हमारा कभी भी इनकम को एक्सीड नहीं कर सकता। और अगर सेविंग्स इनकम को एक्सीड नहीं कर सकता या इक्वल भी नहीं हो सकता सेविंग्स इक्वल टू इनकम, क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ तो हमेशा कंज्यूम करेगा ही, राइट। तो अगर सेविंग्स इक्वल टू इनकम नहीं हो सकता या सेविंग्स ग्रेटर देन इनकम नहीं हो सकता, तो हाउ कैन APS बी एवर ग्रेटर देन 1? इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो आपको इधर यही लिखना है कि वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द इनकम इज ऑल्सो कंज्यूम्ड, that is why APS can never be greater than 1 because savings can also never be greater than 1, ठीक है। और एक चीज विच यू कैन राइट डाउन इज लाइक APC प्लस APS, अगर आपको याद हो तो इज इक्वल टू 1 होता है। APC प्लस APS इक्वल टू 1 होता है, APC प्लस APS इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न है क्योंकि APC का हमेशा कुछ वैल्यू रहेगा, दैट इज़ वाई APS इक्वल टू 1 ही नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग ये आंसर लिखते हैं। चलो लिखो APS, पहले तो डिफाइन कर देना APS होता क्या है। यू शुड फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज APS, ओके। सो APS इज द proportion of the income that is saved, ठीक है। APS is equal to S by Y where S is savings, आपने फॉर्मूला भी लिख दिया, and Y is income, okay। अब since savings cannot be more than income, since savings cannot be more than income, and also there is minimum amount of consumption, comma, APS will never, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो APS will always be less than 1, APS will always be less than 1। तो देखो हमने यही लिखा ना कि since savings cannot be more than income and also कुछ ना कुछ तो हमेशा we are going to consume only, right, कुछ ना कुछ तो आप हमेशा कंज्यूम करोगे ही। सो दैट इज वाई APS हमेशा लेस देन 1 होगा बिकॉज APS इज सेविंग्स बाय इनकम। सेविंग्स जब इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द इनकम इज ऑलवेज कंज्यूम्ड। So obviously savings cannot be greater than 0, therefore APS cannot be greater than 1. APS will always be less than 1, okay, because of this assumption that always there is some minimum amount of consumption which we are going to do, okay।
फिर आप ये भी लिख सकते हो कि द सम टोटल ऑफ APS एंड APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is equal to 1, implying the value of APS can never be greater than 1. Clear? Yes. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. इफ प्लान सेविंग्स इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, व्हाट हैपेंस टू द नेशनल इनकम, शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो यू नो ये क्वेश्चन लाइक 4 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन है, तो मेरा जो आंसर भी होगा ना वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा. या फिर अगर आपको डायग्राम बोला है तो हाई चांसेस है कि आपको 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन देगा भी नहीं. ठीक है, अगर दे भी दिया तो कोई अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डायग्राम बना रहे हो. फिर उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब मिनिमल एक्सप्लेनेशन है, अप टू द पॉइंट है, बट लिखना ही होगा. फिर चाहे वो फिर 2 मार्क्स हो या 4 मार्क्स का हो, बट मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन दे शुडंट गिव लेस देन 4 मार्क्स. ओके, एनीवे लेट्स सी what happens. Our job is just to prepare, right, and keep it up to the mark. Okay, because average होने में literally telling you कोई मज़ा नहीं है. Either you be on the top category or you just hit the low button. बीच में एवरेज का आजकल कोई इज्जत नहीं है. ओके, सो केयर अप गाइस. चलिए, सो इफ प्लान सेविंग्स इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, व्हाट हैपेंस. तो हम लोग को इधर वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाना है. सी गाइस, लास्ट ईयर ना डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप वाले से एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है. तो इस बार ज़्यादा चांसेस बताए लॉन्ग क्वेश्चन में ये ADS अप्रोच या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का लॉन्ग क्वेश्चन से चांसेस है. ठीक है, सो ये सब पार्ट आपको इस बार अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, चलिए शुरू करते हैं विद द डायग्राम. प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे आउटपुट इनकम. हमारा सेविंग्स तो ऑटोनॉमस होता है गाइज. सो दिस इज आई बार, और सेविंग्स का नेगेटिव एक्सिस से शुरू होता था, तो ये हमारा सेविंग्स कर्व है. जिस पॉइंट पे दे आर इंटरसेक्टिंग वो पॉइंट E पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई लेवल. बट यहाँ मेरे को शो करना है कि अगर प्लान सेविंग लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट है तो OY के पहले वाला शो करना होगा. सो आई एम शोइंग इट ये वाला पॉइंट Y1 and I'm naming it as KL. I'm naming it as KL. Okay, so yeah, let's draw. Done. Okay, चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं. तो देखो KL, वो जो गाइस KL मैंने मार्क किया है ना, वो KL ही तो सिग्निफाई कर रहा है ना कि हमारा जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट से कम है ना. हमारा जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट से कम है. अब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, इसका मतलब क्या है कि लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं, लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं और लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं. लोग कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है. सो पता है आप ये सिचुएशन को AD ग्रेटर देन AS वाले सिचुएशन से भी रिलेट कर सकते हो. एंड इससे क्या होगा, अब देखो, अब सिंस अगर आप AD, क्योंकि S लेस देन I है, मतलब AD इज़ ग्रेटर देन AS, तो उस समय जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास प्लान स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज कम होते जा रहा है. And that is why in order to meet the demand, extra demand, what they are going to do, they are going to increase their production, and as a result output बढ़ेगा, income बढ़ेगा, employment बढ़ेगा. क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछा है ना कि आपको बताना है कि नेशनल इनकम पे क्या हो रहा है, राइट. तो नेशनल इनकम इज व्हाट, एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस कि इन द, लिखते हैं चलिए, इन द above diagram, plan saving is less than planned investment
और इधर मैं लिख भी दे रही हूँ आई ग्रेटर देन एस, दैट इज आई इज ग्रेटर देन एस बाय के एल। वो के एल वाला जो गैप है ना, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से ज़्यादा है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से ज़्यादा है। और ये आप ए डी ग्रेटर देन ए एस से रिलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ हाई consumption. This is because of high consumption expenditure as the savings by the household is low. Part of the current demand will be met by reducing inventories, that is stock of goods. ठीक है, दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स। क्योंकि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं ना, सेविंग्स कम कर रहे हैं, तो ठीक है, जो प्रोड्यूसर के पास इनिशियली स्टॉक ऑफ गुड्स गोडाउन में पड़ा हुआ है वो लोग रिलीज़ करके करंट डिमांड को मीट कर पा रहे हैं। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि लोग इतना कंजम्पशन कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स के पास वो जो स्टॉक है ना वो खाली होते जा रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक है वो खाली होते जा रहे हैं। तो अब उसको रिफ़िल करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, और प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, ताकि वो रिफ़िल कर पाए एंड वो लोगों की डिमांड को मीट कर पाए। तो उसके लिए वो और प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। इसके लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन गाइस जो मैं लिख रही हूँ ना अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी देयर इन योर आंसर, ट्रस्ट मी। दिस वुड लीड टू unplanned decrease in inventories below the desired level. This will lead to unplanned decrease in inventories. वो लोग ने सोचा था, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर मिनिमम स्टॉक तो हमेशा मेंटेन करता ही है, बट जब वो सोचा था कि भाई मेरा इतना डिमांड हो रहा है, तो वो स्टॉक ना अनप्लान वे में डिक्रीज होते जा रहे हैं, जितना वो सोचा था उस हिसाब से, ठीक है, उसके पास माल खाली होते जा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई व्हाट इज़ हैपनिंग, सो फर्म्स इसलिए अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ठीक है। सो फर्म्स विल इंक्रीज their production to meet the excess demand, and as a result output and income increases from OY1 to OY, where the economy will gradually find its way, right, to come back at the equilibrium, where planned saving will be equal to planned investment, ठीक है, which is at point E, clear। तो ये होगा basically, okay, so you have to keep all these points in mind। ये टाइप का क्वेश्चन मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट, ओके। सो मतलब अब ऑफकोर्स जैसे हमने इधर ऐसा किया कि प्लान सेविंग लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट था, यू कैन ऑल्सो गेट उल्टा वाला कि प्लान सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान इन्वेस्टमेंट। मतलब आप वहाँ OY के बाद वाले कोई रीजन में हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर प्लान सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, मतलब लोग खर्च कम कर रहे हैं, लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। अब सेविंग ज़्यादा करे तो प्रोड्यूसर के पास जो इन्वेंट्री है वो कम नहीं हो रहा है ना, वो कम नहीं हो रहा, इसलिए प्रोड्यूसर, और सेल भी नहीं हो रहा उसका, तो इसलिए प्रोड्यूसर इस लाइक मैं और क्या ही प्रोडक्शन अंडरटेक करूँ, मेरा तो माल मैंने जितना सोचा था उतना ही उससे ज़्यादा मेरे गोडाउन पे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैं अब और प्रोडक्शन नहीं करूँगा, मैं धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन कर्टेल कर दूँगा।
and because of that, you know what happens, income, output, employment falls till it reaches to the point of equilibrium. So उसी अगर वो भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको भी ऐसे ही आंसर करना है उस क्वेश्चन को. सो आपको ये कि ब्लूप्रिंट मिल गया कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो मुझे ऐसे डायग्राम बनाना होगा. हाँ, एंड हम इनिशियली यू नो आप ये लिख देना डायग्राम के ऊपर कि मतलब डायग्राम बनाने के बाद कि द इन्वेस्टमेंट कर्व इज डिनोटेड बाय आई बार which is autonomous investment. Saving curve starts from the negative axis and it's upward sloping. Okay, the intersected point E मत लिखना बिकॉज आपको वो सिर्फ वो वाला सिचुएशन एक्सप्लेन करना है जब सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट है, तो अब उसके बारे में फिर आप इधर ऐसे कंटिन्यू कर देना. ओके, सो उसके पहले ये अब डायग्राम के पहले आप वो लाइन लिख देना कि इन्वेस्टमेंट का वैसा है, सेविंग्स का अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव एक्सिस है. क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं. हायर द वैल्यू ऑफ MPC, हायर इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. जस्टिफाई. सो डू यू गाइज रिमेंबर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आपने बहुत सारा फॉर्मूलाज किया होगा. ठीक है, आपने ये किया होगा K इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, या फिर K इज 1 बाय 1 माइनस MPC, या K इज 1 बाय MPS. 3 फॉर्मूला सीखे होंगे ना अपने अपने क्लासेस में. सो इधर आपको याद है कि K MPS के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो MPC बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, MPC घटेगा तो K घटेगा. MPS के साथ इन्वर्स रिलेशन है बट MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से ये लोग कुछ ना कुछ देते ही है. You know, this is their favorite area of topic. Okay, so मुझे आप नोन की सामने वाले का फेवरेट क्या है, आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हो ना, तो इधर भी वैसा ही कुछ है. आपको पता है ये फेवरेट एरिया है बोर्ड्स के क्वेश्चन का, तो आप इस टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई से आप जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना. मैंने 2 क्वेश्चन तो उठाया है और आप लोग ऑफकोर्स बैक एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, चलिए. सो पहले तो हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग फ्लेक्स करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर represents the relationship between a change in investment and the resulting overall change in the level of the income or output in the economy. फिर आप वो फॉर्मूला लिख देना. इट इज कैलकुलेटेड एज, वो MPC वाला फॉर्मूला लिखना बिकॉज आपको तो MPC के साथ रिलेशनशिप बोलना है ना, इसलिए. वेयर K इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC इज मार्जिनल. अब जस्टिफाई करना है ना, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई करोगे. नाउ सपोज अब देखो जस्टिफाई करते तो ऐसे लिखते हैं. सपोजिटली इफ MPC value is 0.5, then अब guys value put करो, then the value of investment multiplier will be, चलो investment multiplier का value निकालो, then the value of investment multiplier will be 1 by 1 minus 0.5 which is 2. ठीक है, अब हम लोग बढ़ाते हैं वैल्यू. ठीक है, now if the value of MPC rises to 0.8,
then the value of investment multiplier will be 1 by 1 minus 0.8, which is 1 by 0.2, which is 5 times. So therefore समझ में आया? जैसे इधर MPC का वैल्यू बढ़ा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू 2 से 5 हो गया ना, सो यही हम लोग लिखेंगे हेंस हायर द वैल्यू ऑफ MPC, higher is the value of investment multiplier. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स टाइप में आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विथ राइज इन द लेवल ऑफ इनकम APC टेंड्स टू फॉल. डू यू अग्री? याद है APC का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है व्हेन C इज ग्रेटर देन Y. APC का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है व्हेन C इज इक्वल टू Y, विच इज एट ब्रेक इवन पॉइंट, है ना. और जैसे जैसे इनकम बढ़ता था वैसे वैसे APC का वैल्यू गिरता था. ये तुम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ APC में पढ़ा होगा, राइट. तो ऐसा अब क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि APC का वैल्यू falls when there is an increase in the income? Because क्या होता है ना गाइस, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रपोर्शन सेव करने लगते हैं, ठीक है, विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन द इनकम. एंड धीरे धीरे उनका मतलब the proportion of the increased income which they keep on spending on consumption, it starts falling, right. So that is why what happens is कि APC का वैल्यू गिरने लगता है. तो ये तुम्हारा समझा हुआ होगा ऑफ कोर्स, बट आंसर लिखने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है. सो आई एम मेकिंग यू राइट दिस अगेन. या आपका 1 या 2 मार्क बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, 1 या 2 मार्क्स का. तो जो भी होगा आपका आंसर यही रहेगा कि येस इट इज़ ट्रू, येस इट इज़ ट्रू that with the rise in income APC tends to fall. फिर as the income of the person increases, फिर आप जस्टिफाई कर रहे हो, ही स्टार्ट्स टू स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ he starts to spend less amount on the present consumption and saves a portion of his income for future consumption. एंड वो लोग अपना पोर्शन ऑफ द इनकम सेव कर देते हैं फ्यूचर कंजम्पशन के लिए. जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ही स्टार्ट्स टू स्पेंड लेस अमाउंट ऑन द प्रेजेंट कंजम्पशन, और वो आगे का सोच के वो सेव करने लगता है, कॉजिंग APC टू फॉल. कॉजिंग APC, दैट इज आप ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना C/Y टू फॉल. अगेन ये लाइक आई टोल्ड यू ना, ये 1 मार्क 2 मार्क्स मैक्स 2 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये था. अब हम लोग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो मेरे को पर्टिकुलरली आई डोंट नो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जहाँ आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करो द वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ MPC इज 0.5 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज ₹100 या. तो मैक्सिमम मार्क्स आपको जैसे पता है, अगर हम लोग स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से बात करें तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है. अब ये अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन पेपर है. अब 4 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन के लिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्क्स वेल. सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा टाइप का दे कैन गिव यू, ठीक है. वर्किंग मतलब पहले भी ऐसा दिया हुआ है जहाँ आपको बोला गया है कि एक्सप्लेन करो वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर
बट इन्होंने खुद वैल्यूज़ नहीं दिया था, वहाँ आपको खुद वैल्यू अज्यूम करना था। बट इस क्वेश्चन में ना आपको वैल्यू दे दिया, आपको बोल दिया है कि MPC 0.5 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 CR है। अब तुम सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। तो विच यू ऑल्सो नो, इट्स चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल। याद है राउंड्स वाला, फिर डेल्टा सी, डेल्टा आई, डेल्टा सी, डेल्टा वाई, वो एक टेबल था। फिर वो टेबल के हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि क्या सक्सेसिव राउंड्स में हो रहा है, हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे एंड हम लोग फिर उससे चेंज इन इनकम का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। सो वही वे में ये पूरा आंसर लेआउट होगा, आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इधर आपको डायग्राम बनाने नहीं बोला है तो आप खाली टेबल से जस्टिफाई करना, डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले डिफाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट multiplier is defined as the multiple amount by which income increases as a result of increase in investment expenditure. It is calculated as K is equal to delta Y by delta I, where delta I is change in investment expenditure and delta Y is change in income. ओके, सो या अब हमको बोल दिया है कि इफ MPC इज 0.5 एंड हमको दे दिया है कि देयर वाज एन इन्वेस्टमेंट बाय 100 CR, ठीक है। सो इफ दिस इज द केस, इफ MPC इज दिस एंड डेल्टा है, देन द रिजल्टेंट, फिर अपन लिखेंगे देन द रिजल्टेंट चेंज इन इनकम कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of the following table, ठीक है। आप बनाओगे वो टेबल जहाँ आप लिखोगे राउंड्स ऑफ स्पेंडिंग, डेल्टा आई विच इज इन करोर्स, फिर डेल्टा सी का कॉलम बनाएंगे, डेल्टा सी विच इज ऑल्सो फिगर्स इन करोर्स, and delta y again figures in CR, okay। तो राउंड 1 में क्या हुआ गाइस, 100 CR का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब 100 CR का इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस प्लान, बिल्डिंग, ये सब खरीदा गया होगा, तो जितने का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उतना ही ना किसी का इनकम हुआ होगा राउंड 1 में। So there has been a corresponding increase in income of the equal amount. So round 1 में remember जितना जितना का इन्वेस्टमेंट हुआ है उतना का ही इंक्रीज इन दी इनकम हुआ है। अब राउंड 2 में क्या होता है, अब जिसका इनकम बढ़ा होगा, ठीक है, वो कंज्यूम किया होगा, वो कंजम्पशन पे स्पेंड किया होगा, इंक्रीज इनकम। ये तो सिंपल सा बात है, अगर आज आपका इनकम बढ़ता है तो आप कंजम्पशन पे स्पेंड करते हो ना। सो अगर MPC 0.5 है, इसका मतलब क्या है कि 50% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है कि 50% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। तो राउंड 2 में क्या हो रहा है, राउंड 2 में क्या हो रहा है, अगर मेरा राउंड 1 में इनकम 100 CR से बढ़ा तो बिकॉज ऑफ दैट राउंड 2 में देयर वाज एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन बाय 50 CR। कैसे आया मैम, 0.5 इंटू 100 करके 50%, MPC का वैल्यू 50% है ना, 0.5 अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करो 50%, इसका मतलब 50% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम। तो अब तुम क्या किया, तुम्हारा इनकम 100 करोड़ से बढ़ा, तुमने जाके 50 करोड़ कंजम्पशन पे उड़ाया। अब तुमने जिससे वो 50 करोड़ का सामान खरीदा होगा उसका भी तो इनकम 50 CR हो गया होगा ना राउंड 2 में। सो देयर इज एन इक्विवेलेंट चेंज इन द इनकम।
अब तुम सोचो, जिसका इनकम 50 CR से बढ़ा, तो तुमने कंज्यूम किया था, क्यों? तुम्हारा इनकम बढ़ा था। अब तुमने जिससे कंज्यूम किया था उस बंदे का भी इनकम उतना से बढ़ गया 50 CR से। अब जिस बंदे का इनकम बढ़ा वो भी तो अब उसका 50% कंजम्पशन पे उड़ा देगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट राउंड में बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द इनकम, देयर इज अ इंक्रीज इन द consumption. There is what? An increase in the consumption by how much? 50% of 50, 25, 0.5 of 50. फिर सेम लाइकवाइज इट गोज ऑन गाइस। तो 25 फिर वापस राउंड 4 में 12.5 CR से भर जाएगा। कैसे? 0.5 ऑफ 25, फिर इनकम भी, एंड ये चलते रहेगा, राइट? दिस विल गो ऑन। आपको इतना राउंड्स नहीं दिखाने का, आप 4-5 राउंड का फिगर्स दिखा देना, फिर आप टोटल लिख देना। सो डेल्टा आई देखो, इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार हुआ, बट यू नो चेंज इन द इनकम, चेंज इन द कंजम्पशन मल्टीपल अमाउंट से हुआ है। बट अभी तुमको इसका वैल्यू नहीं पता है। डू यू नो द वैल्यू कि टोटल चेंज इन इनकम कितना हुआ? डू यू नो कि टोटल चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? अभी दैट वी डोंट नो। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला, ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं है, मैं जो समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ठीक है? सो 1/1 माइनस 0.5 विच इज 1/0.5 विच इज हाउ मच? 2। सो हमें पता चल गया कि K का वैल्यू 2 है। मतलब K का वैल्यू 2 है इन द सेंस कि अगर इनकम चेंज हो रहा है, सो अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है तो इनकम इज चेंजिंग ट्वाइस, 2 टाइम्स, ठीक है? अब K का वैल्यू निकल गया है, डेल्टा आई का वैल्यू पता है, तो डेल्टा वाई निकाल सकते हैं ना। बिकॉज मेरा पर्पस क्या है, मेरे को डेल्टा वाई और डेल्टा सी का टोटल निकालना है ना, डेल्टा वाई और डेल्टा सी का टोटल निकालना है ना। तो हम अब क्या करेगा, हमको पता चल गया कि K का वैल्यू 2 है, ठीक है? सो K क्या होता है? K, अब इसका दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो K इज वॉट? डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। सो 2 और डेल्टा वाई मुझे निकालना है, मुझे डेल्टा आई का वैल्यू पता है, डेल्टा आई का वैल्यू इज वॉट? 100। सो देयरफॉर डेल्टा वाई क्या होगा? 2 × 100, 200। चेंज इन इनकम क्या होगा? 200 करोड़। चेंज इन इनकम क्या होगा? 200 करोड़, ठीक है? 2 टाइम्स। तो ये चीज़, अब इसको ऑफकोर्स मैं एक्सप्लेनेशन में इनकॉर्पोरेट कर दूंगी इधर। आई हैव जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू आई हैव रिटन दिस फॉर्मूलाज, ओके? तो चलिए, मेरे को ये पता चल गया कि इसका तो 200 CR आ रहा है। अब चेंज इन कंजम्पशन इसका 50% चल रहा था, तो इसका टोटल 100 CR आएगा, इसका टोटल 100 CR आएगा। तो यू नो, जब तक आप ऑब्जर्व करो, ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन नहीं हो जाता, तब तक, ठीक है? चलो अब हम लोग आंसर लिखते हैं। या सेकेंड लिखते हैं, चलो। द इनिशियल पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है? द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ क्रिएट्स, एकदम समझ के लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिएट्स अ डिमांड फॉर वेरियस goods and services, creates a demand for various goods and services which are required, ठीक है? which are required for setting up the, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होगा सेटअप करने के लिए, ठीक है? विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ न्यू प्लांट। सो इसके वजह से क्या हो रहा होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। This helps to generate income for all those people who are associated with it. This lead to more output and income, and as a result
national income increases by an amount equal to the amount of investment in the first round. देखो फर्स्ट राउंड में 100 सी आ रहे दोनों. In the first round, that is delta I is equal to rupees 100 crore. This in turn creates an increase in the, अब लोगों का, आप सोचो ना, इनकम बढ़ा तो लोगों का मतलब ऑफ कोर्स इससे क्या हो रहा है, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है. इसके वजह से क्या हो रहा है, उन लोगों का कंजम्पशन बढ़ जा रहा है, विच फर्दर लीड्स टू एन इंक्रीज. सी एक्सप्लेनेशन लेंदी होगा, बट देन यू नो इट विल बी very simple. Don't go with the length. Okay. Which further leads to an increase in the consumption expenditure. But कितना consumption expenditure increase होगा वो MPC के ऊपर डिपेंड करता है ना. So हम लोग इधर लिखेंगे the exact amount of increase in consumption. The exact amount of increase in consumption depends upon the value of MPC. So if MPC is 0.5 as given, the change in consumption in the रुपीज़ 50 करोड़. ठीक है. सो अब क्या हो रहा है, व्हेन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, तो इनकम की वजह से इतना कंजम्पशन डिमांड जनरेट हो गया, तो व्हेन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस टू मीट दिस, अब वापस आउटपुट इनकम बढ़ेगा, क्योंकि तुम जिससे खरीदोगे वो सामान बनाएगा, तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उतना का ही तो इनकम जनरेट हो रहा है ना. अब तुम एक चिप्स के शॉप में गया, 10 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदा, तुम्हारा खर्चा भी 10 रुपया हुआ, सामने वाले का इनकम भी तो 10 ही रुपया हुआ ना. तो इधर भी सेकेंड राउंड में वही हो रहा है, जितना कंजम्पशन बढ़ रहा है उतना से इनकम बढ़ जा रहा है. ठीक है. तो वो हम लोग लिख रहे हैं कि व्हेन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज टू मीट दिस excess demand for consumption for consumer goods, या आप लिख सकते हो for consumer goods. so इसके वजह से क्या हो रहा है, further income will be generated for the firms and workers producing those goods. This is because एक जन का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम. This is because expenditure of one person is the income of another person. Therefore income also increases by the same amount of rupees 50 crores in the second round. ठीक है. अब ये this increased income, अब इसके वजह से क्या होगा, will lead to
increased consumption, है ना, will lead to increased consumption by 25 crore, by rupees 25 crore. Thus income also increases by an equal amount of rupees 25 crore. This process of increase in income will continue in subsequent rounds. और ये चलते जाएगा गाइस, आगे भी ये चलते जाएगा, ठीक है। However, the amount of but आप देख पा रहे होगे the amount of increased consumption income is falling, right? So भाई हम लिख रहे however the amount of increased consumption keeps on diminishing as a part of increased income is saved. फिर आपको ये लिखना है द एंटायर प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज increase in consumption is equal to increase in investment, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। फिर अब तुम वो फॉर्मूलाज में बिठा दो। इन द above example MPC is 0.5, therefore value of investment multiplier निकल जाएगा। ये तुमको इधर भी तो दिखाना होगा ना, फिर लिखोगे therefore increase in income will be delta I was our 100, right? So total increase in income निकल गया 2 into 100, delta y therefore is rupees 200 crores, ठीक है। हम लोग का अब ये प्रोसेस ख़त्म हुआ। हेंस इनकम इंक्रीजेस, हेंस इनकम इंक्रीजेस बाय 2 times। आप देख ही पा रहे हो कि का वैल्यू 2 times आ रहा है, तो इनकम इंक्रीजेस बाय 2 times ऑफ द इनिशियल investment, of the initial increase in the investment in the economy, ठीक है। तो यहाँ जाके हमारा आंसर कंप्लीट होगा। तो ये टेबल ही गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑफ कोर्स दिस इज लाइक 4 marks टाइप क्वेश्चन। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप लोग लेंथ देख के घबरा जाते हो, आई एम वेरी फुल अवेयर ऑफ दैट,
बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना मार्क्स है उस हिसाब से आंसर लिखना ही होगा, एंड ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट आंसर्स लिखोगे तो इनकम्प्लीट मार्क्स भी मिलेगा, एंड देन यू कैन नॉट कंप्लेन कि मैं तो फुल टू लिख के आया था बट मुझे मार्क्स ही नहीं मिला, ठीक है. सो या वी डोंट ऑफन रियलाइज वेयर वी आर रॉन्ग, राइट. सो येस, सो दिस वॉज आर आंसर. इधर जैसे आपको वैल्यूज़ दे दिया था, हो सकता है आपको वैल्यूज़ ना दे, आप इसलिए एक एक वैल्यू का एक रैंडम वैल्यू लेके, जैसे आप यही वैल्यूज़ लेके एक बार आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, लिख सकते हो कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए और तुमको कुछ वैल्यूज़ लेना पड़े खुद, तो तुम एलिजिबल हो लेने के लिए. ओके, सो येस, दिस वॉज वॉट was the last question. मैंने धमाका एंड किया ना. I did it with a long question. No worries, guys. Hope my purpose was served and hope your purpose was also served. Thank you so much. Continue watching and stay updated. Thank you. Bye bye. All the very best.